हाँ, तो आस्था जी, राइट? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आपने 2020 में बीडीएस पास आउट किया और आप भी जीडीसी की यस सर। प्रोडक्ट हैं, राइट? जी तो सर। ये 2012 से 2020 आपको लगा, मतलब बीच में आपने कुछ प्रिपरेशन टाइम लगाया 3-4 साल? नो सर, मेरे दो ड्रॉप्स थे, दो गैप ईयर थे। एक था 2012 से 2013 और दूसरा था 2013 से 2014। 2014 में मैंने जीडीसी इंदौर में एडमिशन किया। ओके। और उसके बाद से क्या कर रहे हैं? 2020 से 2026 तक क्या कर रहे हैं? सर 2020 में मैंने अपना इंटर्नशिप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर से कंप्लीट किया था। 2020 मई में मेरी मैरिज कंप्लीट हुई थी एंड फिर कोविड लॉकडाउन आने के बाद मैं एक प्राइवेट डेंटल क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रही थी फॉर 3 months. Then there was a gap of 1 year in my clinical practice. Then I am continuously practicing as a clinician at private dental clinic only. अच्छा। अच्छा, ये आस्था और निष्ठा में फर्क क्या होता है? सर आस्था यानी कि विश्वास। आपकी किसी भी चीज में विश्वास यानी कि आप किस चीज में बिलीव करते हैं वो। और निष्ठा यानी कि आप किसी चीज के प्रति आपकी कितनी लगन है, वो निष्ठा होती है। आस्था यानी विश्वास होता है और निष्ठा यानी किसी काम को करने के प्रति आपकी जो लगन है वो निष्ठा होती है। तो आपकी लगन किस चीज में है? सर मेरी लगन इस समय पूर्ण रूप से मेरी पढ़ाई और आने वाले समय में यदि मैं शासकीय दंत चिकित्सक के रूप में सेवा देती हूँ तो उसमें पूर्ण रूप से रहेगी। अच्छा, आप न्यूज व्यूज देखते रहते हैं? जी सर। तो अभी एक मुद्दा चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, जेरूसलम के ऊपर। जेरूसलम में क्या क्या आस्था है? कौन कौन से रिलीजन का आस्था चलती है जेरूसलम में? सर माफी चाहूंगी, इस विषय के बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन जेरूशलेम से संबंधित रिलीजन के बारे में मुझे जरूर जानकारी है। और सर जेरूशलेम से दो रिलीजन संबंधित है, एक तो क्रिश्चियनिटी भी संबंधित है और दूसरा एक और रिलीजन संबंधित है जिसको जोरास्ट्रिज्म कहते थे। मेरी और जानकारी इस्लाम? में इतना ही है सर। इस्लाम नहीं जुड़ा है? सर माफी चाहूंगी, मेरी जानकारी में नहीं है सर, मैं इस बारे में और पढ़ूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना है? यस सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना है मैंने। किस किस सी को कनेक्ट करता है वो? सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास से निकलने वाला एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसके थ्रू बहुत सारे नहीं नहीं पेट्रोलियम नहीं, जहाज वहां से क्रॉस हो। आस्था जी, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रही। मैंने क्वेश्चन पूछा है, किस किस को कनेक्ट करता है, कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है वो स्टेट? चलिए सर छोड़िए, ये बताइए। माफी चाहूंगी सर, मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं। इसकी जी। लंबाई कितनी है पता है? जी माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप डेंटिस्ट्री में क्या क्या कर लेते हैं? सर डेंटिस्ट्री में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग से लेकर एंडोडोंटिक्स में रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स तक, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में ऑल द रेस्टोरेशंस, प्रोस्टोडोंटिक्स में कंप्लीट डेंचर्स, रिमूवल पार्शियल डेंचर्स, फिक्स पार्शियल डेंचर्स, पेरियो में आई कैन डू स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग, स्मॉल लीजन एक्सीजनल प्रोसीजर्स, and in oral surgery I can perform extractions and small lesion removals. तो ये सारे प्रोसीजर आपको अच्छे आते हैं? देखिए, जी पीएससी सेंटर जो होता है, आप समझ रहे हैं ना पीएससी सेंटर कैसा होता है? वहां पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जी। और ये सारे हेल्थ प्रोसीजर सेंटर। करने के लिए नहीं रहेगा, तो आप कैसे करेंगे ये सारे प्रोसीजर अगर मान लीजिए मशीन ही नहीं है? ये तो सर आपको प्राइमरी आपको हेल्थ सेंटर जितनी मेरी जानकारी। बोलिए बोलिए। जी सर। सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जितनी मेरी जानकारी है वो कुछ 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन के ऊपर रहता है और कुछ 30 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाया गया है सरकार की तरफ से। और उसमें यदि दंत चिकित्सक सेवाएं देने की सुविधा और मशीनरी नहीं रहती है तो मैं कोशिश करूंगी कि टेम्पररी रिलीफ के लिए पेशेंट को
मेडिकेट कर सकूं और उसे बेहतर चिकित्सा क्षेत्र में पहुंचा सकूं आगे के इलाज के लिए। तो ये जो टेम्पररी रिलीफ करेंगे, इसको डेंटिस्ट्री में क्या कहते हैं? सर माफी चाहूंगी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ART का फुल फॉर्म पता है? ART का? जी सर, एट्रोमैटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। अच्छा, और RCT का फुल फॉर्म? सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एंड और वन मोर full form of RCT there in community dentistry, it is randomized controlled trials. वेरी गुड, वेरी गुड। अंकित सर। स्वास्थ्य, आप इंदौर से हैं? जी सर, मैं इंदौर से हूँ। That's good. अच्छा आस्था, भी इंदौर में एक घटना हुई थी जिसका नाम था भागीरथपुरा, जो केस हुआ था। जी सर। आप मुझे बता पाएंगे उसके पीछे का एग्जैक्टली जो रीजन था वो क्या था, क्या ऐसा हुआ था? सर उसके पीछे का रीजन जो पूरी जांच में सामने आया वो ये है कि जो वाटर सप्लाई था, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उसके साथ सैनिटेशन वाटर सप्लाई मिक्सअप हो गए थे अंडर पाइपलाइन अंडरग्राउंड में, जिसके कारण से जो बीमारियां हैं वो फैलती गई हैं, उससे फूड पॉइजनिंग एंड आगे चीजें हुई। फूड पॉइजनिंग हुई उस पॉल्यूटेड वाटर से, या कुछ और हुआ था आस्था? सर मेनली तो कारण फूड पॉइजनिंग ही था, लेकिन सर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, माफी चाह रही हूँ। गुइलेनबर्ग सिंड्रोम हुआ था उसके थ्रू कुछ Syndrome, yeah. लोगों में, जो कि Can you डायग्नोस can किया can you गया please था। tell me the name of that bacteria which was actually behind the deaths? सर एक्चुअली आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ। Okay, that's okay. अच्छा आस्था, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल किसको मानेंगे हम? सर एक तरीके से हम किसी एक पक्ष को रिस्पॉन्सिबल इस समय नहीं कह सकते हैं इस भागीरथपुरा जो मास कैजुअलिटी हुई है उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर हम अपना सरकार इस दिशा में काम करे कि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सप्लाई, सैनिटेशन मैनेजमेंट, वेस्ट आपको मैनेजमेंट नहीं अगर लगता प्रॉपर है हो कि सके। there is a some specific body who is responsible behind this? हम किसी एक को क्यों नहीं कह सकते? सर अभी भी उस पर जांच बाकी है, तो हम ऐसे अभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बॉडी को लेना है और उस दिशा में जो बॉडी काम कर रही है उस समय वो नगर निगम इंदौर ही है, तो वही पूरे इसके ऊपर कार्यरत है, इस पूरे मुद्दे पर अच्छा, जो कार्यरत है। स्वच्छ जल है आस्था, ये फंडामेंटल राइट्स है, या स्टेट का जो है वो DPSP है, या फंडामेंटल हमारा ड्यूटी है? सर स्वच्छ जल फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है सर, मुझे लगता है ये स्टेट का है। स्वच्छ जल फंडामेंटल राइट्स नहीं है? सर फंडामेंटल राइट्स मेरी समझ में जो आते हैं वो संवैधानिक रूप से अलग है, बट सर माफी चाहूंगी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको सही से नहीं दूं। चलिए, कोई इशू नहीं। अच्छा आस्था, इंदौर जो है वो कहा जाता है कि द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, सारे अवार्ड्स भी यही कहते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप चूंकि इंदौर में रहती हैं तो कहीं ना कहीं रियलिटी से अवार्ड्स थोड़े से दूर हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगी सर कि अवार्ड तो बिल्कुल भी दूर नहीं है सर, क्योंकि सिटी जब आप देखेंगे तो मतलब ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स भी इंदौर बहुत ज्यादा स्वच्छ शहर है। मैं ये मानती हूँ कि अभी जो रिसेंट भागीरथपुरा का जो मुद्दा हुआ है उसके कारण इंदौर की इमेज इस तरीके से आई है सभी के मन में, लेकिन ऑन रियलिटी और प्रैक्टिकल ग्राउंड इंदौर बहुत स्वच्छ शहर है। इवन एयर पोल्यूशन की बात करें, साउंड पोल्यूशन की बात करें, लैंड पोल्यूशन की बात करें, तीनों में ही इंदौर ने अलग अलग जगह पर अपने काम को बेहतरीन रूप से पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है, तो कहीं आपको ना नहीं कहीं लगता आस्था कि इंदौर। जिस शहर का सीवेज सिस्टम इतना खराब हो, जिस शहर में एक नदी जो है वो एक बड़ा सा नाला बन गई हो, बड़ा सा सीवेज बन गई हो, उस शहर को जब वाटर प्लस अवार्ड मिलता है, तो आपको नहीं लगता है कि वो सिर्फ एक सेरेमनी चल रही है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है?
सर जो वाटर प्लस स्टेट का वाटर प्लस सिटी का दर्जा मिला है वो ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स इंदौर डिजर्व करता है। और जो एक बड़ी सी नदी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जिसको हम कान के नाम से जानते हैं, वो सर बहुत लंबे अरसे के पॉल्यूशन के बाद वो उस पर कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंट स्वच्छ भारत अभियान के कारण बहुत से जगह पे कान जो नाला हो गया था उसको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पर अब नदी बहने लगी है, लेकिन जो नाला और सीवेज उसमें जा रहा था उसको पूरी अगर तरीके से नदी क्लीन नहीं कर बह रही आस्था तो फिर क्या बह रहा है? सर उसको उस दिशा में ले जाया जा रहा है सर कि वो अच्छा एक फिर से एक जल स्रोत बन सके। चलिए कोई इशू नहीं। अच्छा आस्था, भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जो है ना वो आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया है मध्य प्रदेश के। जी आप बता पाएंगे उसके जी पीछे का कारण क्या है? जी सर कारण तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने ये न्यूज पढ़ी जरूर थी पर मैं चलिए कोई इशू कारण नहीं। अच्छा अभी मुझे आप ये बताएं, जो आयुष्मान योजना है उसमें जो करप्शन है, उसमें जो घोटाला है, वो किस किस तरीके से होता है? सर माफी चाहूंगी। कोई इशू नहीं। आप क्रिकेट देखती हैं? जी क्रिकेट देखती हैं क्रिकेट आप? जी जी चलिए माफी फेवरेट चाहूंगी प्लेयर का मैं नाम आपसे बताएं। नहीं चाहूंगी। सर मेरे फेवरेट क्रिकेटर का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी है। चलिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है इस समय? इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव। आपको नहीं लगता आस्था आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं महिला का पूछ रहा हूँ या पुरुष का पूछ रहा हूँ? सर मैं माफी चाहूंगी। तो हमारे लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मतलब क्या केवल पुरुष क्रिकेट टीम होती है? जी नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं खुद इस बात में बिलीव नहीं करती हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम महिला और पुरुष दोनों है, तो पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव और महिला क्रिकेट टीम की हमारी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। अच्छा, भारत जो महिला क्रिकेट टीम है उसने हाल ही में कौन सा बड़ा एक कप जीता है? जी सर हाल ही में विश्व कप जीता है महिला भारतीय, ओडीआई विश्व कप जीता है भारतीय ओडीआई विश्व कप महिला जीता है टीम। या T20 विश्व कप जीता है? सर ओडीआई विश्व कप जीता है। कंफर्म? जी सर। किसको हराकर जीता? सर दक्षिण अफ्रीका को हराया था फाइनल्स में महिला क्रिकेट टीम। चलिए कोई इशू नहीं। एक लास्ट सवाल है मेरा आस्था आपसे कि इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सर इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंदौर में हर प्रकार का व्यंजन आपको बहुत ही उच्च स्तर पर मिलेगा। यहाँ पर छप्पन है जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन जगह है किसी भी तरीके के फूड और टेस्ट के लिए। इसके अलावा इंदौर में अपने ही तरह का एक नाइट बाजार होता है जिसको हम नाइट सराफा कहते हैं। नाइट सराफा में भी आपको अलग अलग तरीके के व्यंजन मिलेंगे और जो कि बिल्कुल ही स्ट्रीट फूड है, लेकिन वो अपने ही तरह का फेमस है जिसमें आपको डेजर्ट से लेकर और नमकीन से लेकर और हर चीज आपको ट्राई करने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इस समय इंदौर में बहुत बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं की चेन्स हैं वो भी इंदौर में हैं, जैसे कि आपने बारबेक्यू नेशन ये का जो नाम सुना सराफा होगा। चौपाटी है आस्था किसने शुरू करी थी? सर माफी चाहूंगी मेरी फ्रेंड है। अच्छा, जो कुछ मुझे होलकर डिशेस का नाम बता पाएंगे जो अभी भी बहुत पॉपुलर है इंदौर में, जो मराठाओं के समय की डिशेस है? होलकर डिश का सर या मराठा डिशेस आप बता दें। सर माफी चाहूंगी। चलिए कोई, थैंक यू। आस्था जी, आपने सैनिटेशन और म्युनिसिपालिटी का जो इशू था उसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन मान लीजिए जब आप ट्रीटमेंट कर रही हैं और कोई मेडिकल लीगल केस हो जाए, मेडिकल नेग्लिजेंस केस हो जाए, तो आपके ऊपर कौन सी आईपीसी की धारा लगेगी? सर माफी चाहूंगी मैं। अच्छा, मेडिकल लीगल केसेस के बारे में आपने सुना है? जी सर एमएलसी के बारे में सुना है मैंने। मान लीजिए आप पीएससी सेंटर में हैं और किसी किसान को सांप ने काट लिया, तो वो मेडिकल लीगल में आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा मेडिकल लीगल। आर यू श्योर? नो सर आई एम नॉट श्योर। ठीक है। अच्छा आस्था जी, एक चीज बताइए, आप जीडीसी की पास आउट हैं, ठीक है, और इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? ये तो टैलेंट का वेस्ट नहीं है? वहां पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे, सब नहीं मिलेगा, अच्छा क्लिनिक चलाइए, हमेशा इंदौर में रही हैं आप।
सर पर्सनल अपने पर्सनल स्तर पर बताऊं तो मैं हमेशा से एक सरकारी पद और सामाजिक सम्मान चाहती थी जो मुझे इस जॉब से मिल सकता है। तो मैं ये चीज वो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस से आपको सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था? सर बिल्कुल मिल रहा है। एक डॉक्टर होना अपने आप में एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और वो सम्मान मुझे सामाजिक रूप से मिल रहा है। लेकिन ये मेरी पर्सनल इच्छा थी कि मैं एक गजेटेड पद पर बैठना चाहती हूँ, इसलिए भी मैं इस जॉब के प्रति ऐसा आकर्षित तो हूँ। नहीं और कि आप थ्योरी में अच्छे हो और प्रैक्टिकल आपको नहीं आता हो, ऐसा तो नहीं? आप सोच रहे हो कि सर गवर्नमेंट में क्रेडिबिलिटी और वो कोई काउंट नहीं होगा, आराम से हम कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं को कैसे बेहतर रूप से क्रियान्वयन में मैं ला पाऊंगी, इस कोशिश में रहूंगी। और दूसरी चीज मेरा पर्सनल ये भी एक मानना है कि एक सरकारी पद पर रहकर आप जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो कि ग्रामीण स्तर पे अवेयरनेस नहीं रहती है, जागरूकता नहीं रहती है, उसको बेहतर कर सकते हैं, जो कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। विक्रम सर। हेलो आस्था। सर गुड इवनिंग। आप चूंकि एमपी के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आप मुझे बताएंगे एमपी का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क कैसा है? मींस कि टर्शरी केयर में क्या होते हैं, सेकेंडरी सेंटर्स क्या होते हैं, प्राइमरी केयर सेंटर्स क्या होते हैं? सर सबसे पहले 3 स्तर में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है मध्य प्रदेश का। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुछ 3000 से 5000 की पॉपुलेशन में एक 30 बेड का अस्पताल होता है, जिसमें बेसिक आशा वर्कर्स और एक डॉक्टर को पदस्थ किया जाता है। सेकेंडरी लेवल पे सर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। ये दोनों सेकेंडरी हेल्थ केयर में आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कुछ 50,000 से 2 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए है। और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। और टर्शरी लेवल पे सर बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे कि हम एम्स की बात करें या बड़े कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, ये टर्शरी स्तर पर आते हैं। आपकी इसके अगर अलावा पोस्टिंग होगी, आपकी अगर पोस्टिंग होती है तो कहाँ पोस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कौन से लेवल पे होगी? सर जितना मेरी जानकारी में है ये हमारी फाइनल रैंकिंग्स पर भी डिपेंड करता है कि हमें किस स्तर पर पोस्टिंग दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में आइडियली कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए? कौन कौन से स्पेशलिस्ट और कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए? क्या उसमें डेंटल आते हैं? जी सर, उसमें डेंटल आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक स्पेशलिस्ट डेंटल आते हैं। बाकी दूसरे कौन कौन से हैं? सर जितना मेरी जानकारी में है, एक गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर के पद पर एमबीबीएस रहते हैं। और इसके अलावा सर अच्छा, माफी चाहूंगी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कितने बेड का होना चाहिए? सर माफी चाहूंगी। अच्छा, चलिए। एक्सट्रैक्शन के बाद जब आप पेशेंट का एक्सट्रैक्शन करते हो तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो आप यूजुअली? सर पेशेंट का एक्सट्रैक्शन करने के बाद सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं कि उसको बार बार थूकना नहीं है, जितना थूका है उसे निकलना है ताकि क्लॉट सिक्योर रहे। दूसरा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि जो कॉटन लगाई है उसे 1 घंटे बाद रिमूव करना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि कॉटन रिमूव करने के बाद आइसक्रीम खा लेना है। और 24 घंटे तक ठंडा नरम पतला खाना खाना है, गर्म या कड़क कुछ भी नहीं खाना है। और सर ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ब्रशिंग ब्रशिंग कब तक अवॉइड करना है? सर 3 डेज तक ब्रशिंग अवॉइड करना उस जगह पर। और 3 डेज? यस सर। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से बेस्ट इम्प्रेशन मटेरियल कौन सा है इंक्लूडिंग सिलिकॉन? सर मेरे हिसाब से बेस्ट इम्प्रेशन मटेरियल इज पट्टी मटेरियल, जिस पट्टी क्या है? सेट इज अ सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल। ओके। अच्छा, क्लिनिकली अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई पेशेंट पेन के साथ आता है तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि वो
इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है या रिवर्सिबल पल्पाइटिस है? सर पेन हिस्ट्री पेशेंट की इस तरीके से लेंगे कि उसको कब से पेन है, कितने दिनों से पेन है, कब कब पेन होता है। ठंडे पे यदि पेन बहुत तेज बढ़ रहा है और स्पॉन्टेनियस पेन है उसको ठंडा लेने पर, देन इट इज इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। ठंडे में? जी सर, कोल्ड। ओके। आपने बीएमपी किया? बीएमपी क्या होता है एंडोडोंटिक्स में? बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन यस सर किया है। क्या उसमें कौन कौन से टेक्निक होते हैं? आप 3 टेक्निक का नाम बता सकते हो जो यूजुअली मेंशन्ड होती है? सर एक तो सबसे पहली जो टेक्निक है स्टेप बैक टेक्निक, जिसमें हम एपाइकल थर्ड से शुरू करते हैं और कोरोनल फ्लेयर अप तक आते हैं। दूसरा सेकंड इज तीसरा जी दूसरा तीसरी टेक्निक का नाम बताइए। सर माफ चाहूंगी मैं आपको सेकंड सेकंड और थर्ड टेक्निक का नाम बता दीजिए। सेकंड है सर राउंड डाउन और सर थर्ड मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। दोनों का मिक्स, मुझे ऐसा याद है कि दोनों को मिक्स करके एक टेक्निक होती है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर नाम। अच्छा, ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एचआईवी में आप मुझे 5 या 6 मैनिफेस्टेशन बता सकते हो? जी सर, एचआईवी पेशेंट में सर एक सबसे इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन जो अब तक देखने को मिला है वो लीनियर जिंजिवल लिपोडेमा होता है, जो मोस्टली एचआईवी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस इज वेरी कॉमन इन एचआईवी पेशेंट। ल्यूकोप्लेकिया कैन आल्सो बी सीन इन एचआईवी पेशेंट्स। इसके अलावा अगर कार्सिनोजेनिक मैनिफेस्टेशन की बात करें तो कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद एचआईवी। हेरी ल्यूकोप्लेकिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद एचआईवी। सैंडविच टेक्निक क्या होती है, पता है आपको? यस सर, सैंडविच टेक्निक में हम कॉम्पोजिट और जीआईसी को एक साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं इन रेस्टोरेशन, इन विच द जीआईसी इज यूज्ड एज अ बेस एंड देन द कॉम्पोजिट इज यूज्ड अबव द जीआईसी। ओके। बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है डेंटल प्रैक्टिस में? द बेस्ट एंटीबायोटिक इन डेंटल प्रैक्टिस सर जो क्लिनिकली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इट इज अमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवेनिक एसिड। क्या वो बेस्ट है? सर सॉरी मैं इस बात का आंसर नहीं दे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर एमॉक्स क्लैव आप नहीं यूज कर रहे हो तो सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस क्या है आपके पास एंटीबायोटिक्स में? पेशेंट को सर सीवियर इन्फेक्शन है, मतलब कोई माइनर इन्फेक्शन नहीं, ठीक ठाक इन्फेक्शन है, तो आप कौन सा सेकंड प्रेफरेबल है? सर देन आई विल गो फॉर सिफेलोस्पोरिन्स, उसमें सेफिक्सिम सेफुरोक्सिम जो हमारे लिए अवेलेबल है, आई गो फॉर दैट। ओके। And if there is anaerobic infection associated, then we'll go with metronidazole. आस्था जी, मान लीजिए एक मरीज आपके पास आया और उसके बहुत दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने नोटिस किया कि दांत तो बराबर लग रहे हैं लेकिन उसने एक साइड शेव नहीं किया हुआ है, तो क्या बीमारी हो सकती है उसकी? Sir, most commonly suspected trigeminal neuralgia हो सकता है because one of the triggers of trigeminal neuralgia is shaving. तो दवा कौन सी देंगे आप? Sir, carbamazepine is the drug of choice. कितने एमजी देंगे? कितने एमजी देंगे? Sir, dosage is 1200 milligram per day and it is divided in 400 milligram. ब्रांड नेम क्या रहेगा? सर मैं ब्रांड नेम सर माफी चाहूंगी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, डेंगू जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम बता दीजिए जल्दी से। सर डेंगी इज अ जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम? चलिए कोई बात नहीं। नित्यम सर। हाय डॉक्टर आस्था, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आस्था जी, मुझे बताइए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डीसीआई को डिसॉल्व कर दिया गया है, डिसॉल्व, और हाल ही में एक नई बॉडी फॉर्म हुई है, एनडीसी। हाँ, तो मुझे बताइए एनडीसी के क्या पिलर्स हैं, किस तरीके से फंक्शनिंग करेगी, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में कुछ बताइए। आपको क्या लगता है, ये अच्छी चीज हुई है फिर? हाँ, बताइए। माफी चाहूंगी के बारे में पढ़ा नहीं है। अच्छा, ओके ओके, चलिए कोई नहीं। आप मुझे बताइए, क्या डेंटल प्रोसीजर्स इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड होते हैं? सर मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस डू नॉट कवर डेंटल प्रोसीजर्स, नहीं होते जितना हैं? मेरी जानकारी। आखिर ऐसा क्या दुश्मनी है हम लोगों से, इंश्योरेंस में क्यों कवर नहीं होते हैं डेंटल प्रोसीजर्स? रीजन क्या सर है? सबसे बड़ा रीजन इस बात का ये हो सकता है कि डेंटल जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और नहीं यूजुअली इट इज
कॉस्ट तो बहुत ट्रीटमेंट्स का हाई होता है, वो तो सब कवर्ड है, लाइक TKR हुआ और भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, सब कवर्ड होते हैं, 5 लाख के, सर 10 लाख के भी। इसकी क्या कॉस्ट है? इसके हम लोग कुछ भी नहीं है तो। सर डेंटल ट्रीटमेंट में मोस्टली एस्थेटिक्स के लिए भी लोग आते हैं, तो शायद मेरे नजर में इस वजह से भी। चलिए आप मुझे बताइए, अभी हाल ही में किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली RCT को इंक्लूड किया है इंश्योरेंस में, प्राइवेट क्लिनिशियंस पे क्या असर होंगे? सर प्राइवेट क्लिनिशियंस पर सर मेरे जितना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि एक मास मेंटालिटी अलग अलग है अलग अलग लोगों की। गवर्नमेंट मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट के इस चीज़ को इंक्लूड करने से, रूट कैनाल ट्रीटमेंट को इंक्लूड करने से बहुत सारे पेशेंट्स उस तरफ जाएंगे, लेकिन सर जिन जिन लोगों का प्रेफरेंस प्राइवेट क्लिनिक की तरफ रहता है वो उसी और जाना चाहेंगे, और तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा फर्क प्राइवेट क्लिनिशियंस का इस पर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आप बता दिए जाइए। अब MPPSC में मतलब खासकर इस MP में एक 87:13 रूल चलता है, जानते हो आप? 87:13 रिजर्वेशन में। तो इसका मुझे बता दीजिए, क्या कौन 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 सा वर्ग सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित है? सर 87:13 रूल बेसिकली 87% अदर रिजर्वेशन है और 13% OBC को रिजर्वेशन है। और इस समय सर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित चल रहा है कि 13% से 27% को किया जाए, और ये OBC की मांग है। तो सर इस समय ये मेरे लिए कह पाना बहुत कठिन है कि कौन सा वर्ग पीड़ित है इस चीज से, लेकिन OBC वर्ग की ये डिमांड होती है कि 13% को 27% कर दिया। ठीक है डॉक्टर आस्था जी। आस्था जी, एक फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, राइट? जी सर, डेंटल फ्लोरोसिस। यस मुझे MP में 2-3 जगह बताइए जहाँ पर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है। सर, एक तो मेरे नज़र में जो जिला है वो शायद धार है, जिसमें फ्लोरोसिस बहुत कॉमन है धार जिले में। और सर धार से लगा हुआ है झाबुआ क्षेत्र है, जो कि निमाड़ साइड में। हाँ, धार और झाबुआ 2 ऐसे जिले हैं जहाँ के लोग पेशेंट्स में मैंने बहुत कॉमनली फ्लोरोसिस नोटिस। ठीक है। अगर आस्था जी आप सिलेक्ट नहीं हो तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए नहीं हुए सिलेक्ट। सर सबसे पहले तो अगर मैं सिलेक्ट नहीं होती हूँ तो इस रिजल्ट से, ये रिजल्ट मेरे लिए सबसे बड़ी सीख होगा जीवन की, कि मुझे अपने जीवन में और बेहतर क्या-क्या करना है ताकि मैं इस रिजल्ट आगे आने वाली पोस्ट में इस रिजल्ट को पॉजिटिव एस्पेक्ट में बदल सकूं। दूसरा सर, मेरा क्लिनिकल वर्क कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैं आज भी कर रही हूँ वैसे ही कंटिन्यू रखूंगी, और पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है आस्था जी, वेरी गुड। आस्था जी आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, अभी आप लॉग आउट कर लीजिए। थोड़ी देर में पहले हम लोग पैनल वाले डिस्कस कर लें क्या क्या चीजें आपके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जी कपड़े आप यही पहन के जाएंगे ना? जी सर, मैंने अभी फिलहाल तो अटायर यही डिसाइड किया है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अभी आप लॉग आउट कर लीजिए, है ना? 5 मिनट बाद हम आपको वापस लॉग इन कर लेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं आपके अंदर, ठीक है? Thank you to all the panel experts, respected panel experts. वेलकम वेलकम। हाँ, तो हेलो आस्था। Hello sir. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो रिटर्न है वो क्लियर हो गया है। ठीक है। Thank you दूसरा sir. आस्था ये है कि मुझे लगता है आपने दोनों फॉर्म भरे होंगे, पुराना वाला भी भरा होगा। सर 2022 का पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, जो ही नहीं, आपने मुझे व्यक्तिगत विवरण पत्र जो सबमिट किया है सर को, वो आपने ये वाला भी भरा है, पुराना वाला भी भरा है? मतलब जी जो सर, आपको मैंने दोनों भरे हैं आस्था सर। जी जो डैफ थे वो हाँ, 2 थे, एक बड़ा वाला डैफ था, दोनों एक भरे ये उन्होंने, दोनों भरे ना आपने डैफ? दोनों। तो आस्था एक तो क्या है, उसको भी सबमिट करना था ताकि उससे उसके भी कुछ डायमेंशन हम देख पाते। खैर कोई बात नहीं। दूसरा आस्था इसमें क्या है कि एक जी आपने शहर नहीं भरा है, इसमें आपको शहर भरना पड़ेगा। जो लास्ट आप 3 शहरों में 3 वर्ष तक आप जहां भी रही हैं वो आपने इसमें खाली छोड़ दिया है, जो भेजा है हम लोगों को। दूसरा, सर वो एक्चुअली मेरा इंदौर ही रहा है, तो माफी तो वो चाहूंगी आपको सर। भरना पड़ेगा, उसमें निवास स्थान में आपको शहर भरना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा आस्था जी करिकुलर अगर कोई आप नहीं है तो लास्ट उसको में निरंक कर दीजिए। आस्था जी अगर ये आपने आप कोई, भर सकती हैं अभी भी। आप हाँ, ये भर सकती हैं, लास्ट में आखिरी दिन भी भर सकती हैं, तो इसलिए इसीलिए सर आपको बता रहे हैं क्या क्या भरना है, आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। जी सर। सर ये एमपीपीएससी सेंटर पे जिस दिन हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसी दिन फिल करना आपको रहेगा? फिर से नया फॉर्म मिलेगा, आप भर पाओगे, कोई इशू। जी सर। और उसके बाद आस्था जैसे आपने चूंकि यहाँ पर मेंशन किया आप कहीं काम कर रही हैं शायद, जी सर, प्राइवेट क्लिनिक में। लेकिन इसमें इसमें फॉर्म में मेंशन नहीं है वो चीज।
सर वो मना कर दी गई थी हमें कि प्राइवेट क्लिनिक्स का मेंशन नहीं करना है, यदि आप किसी गवर्नमेंट बेटा सेक्टर उसमें निजी क्षेत्र स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप प्राइवेटली कहीं भी कर रहे हो तो उसमें निजी क्षेत्र वाले कॉलम में वो आएगा, क्योंकि अच्छा आप सर बता रहे हो उसको, आप बता रहे हो लेकिन फॉर्म में उसको छुपा रहे हो, वो दो जी अलग तरीके के इंप्रेशन जाएंगे ना। जी ठीक है सर, मैं मेंशन कर दूंगी फॉर्म में। ठीक है। दूसरा आस्था, ये लास्ट आपने लिखा है, आप देखिए क्या होता है, डिपेंड है कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन जैसे मेहरा सर जो है वो चूंकि हिंदी लिटरेचर वाले हैं, जी तो अगर उनके पास गया उन्होंने ये पढ़ा तो वो शायद ऑफेंड होंगे, तो वो स्वास्थ्य जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग जी है ना। हो सकता है बाकी बोर्ड मेंबर्स इग्नोर कर दें, लेकिन मेहरा सर उसको इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज उनका पूरा काम हिंदी पर है, पीएचडी हिंदी पर है, सब कुछ हिंदी पर है। इसके अलावा आस्था देखो, जो बाकी अच्छी चीजें थी आपने जवाब अच्छे दिए, आप माफी मांग लेती हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। दूसरा आस्था, बस हमें गलत जवाब नहीं देने हैं अगर हमें नहीं आता है तो। जैसे मैंने आपसे जो पूछा था क्लीन वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो इट इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ है उसमें उसको सबमर्ज किया गया है और वो एक आपका फंडामेंटल राइट है। यस सर। ठीक है। अ, दूसरा आयुष्मान योजना मुझे लगता है अभी बहुत चर्चा में है, करंट में चर्चा में, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा क्या कारण है कि वो चीजें करेंगे। इंदौर में, चूंकि आप इंदौर से हैं तो बहुत सारे सवाल इंदौर से आएंगे, भागीरथपुरा बहुत कॉमन सा सवाल है, उसको देख लीजिएगा। ई कोलाई बैक्टीरिया था जिसकी वजह से जो है वो डेथ्स हुई। दूसरा जो एक नित्यम सर ने आपसे सवाल किया था ओबीसी वाला, जी उसमें आस्था जो रेशियो था पहले 14% का रेशियो था, यानी 14% ओबीसी को ऑलरेडी दिया गया है, जी इस कारण से उनको 13% बढ़ा दिया गया था, इसलिए वो 27% हो गया था, लेकिन उसने 50% की सीमा को ब्रेक कर दिया। तो 13% का जो इश्यू है ना वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों के बीच है, वो अकेले ओबीसी के लिए नहीं, जी तो वो विवादित है, तो उसका रिजल्ट ही जारी नहीं होता है, समझ में। बाकी सब अच्छा है, कोई ऐसा बहुत इश्यू नहीं है। अच्छा देखिए आस्था जी, आपका फ्लो और सब कुछ बहुत अच्छा है, आप सॉरी भी बहुत एलोकेटली बोल लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। ओवरऑल यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, है ना। थोड़ा सा करंट आप देख लेना, हो सके तो लोकल न्यूज़पेपर जो होते हैं ना वो जी हैबिट में डालिए। मैंने सारे बच्चों को ये कहा भी था कि लोकल न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए। एक तो आपकी मतलब हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस करंट इवेंट से आप जुड़े हुए हो जाते हैं, तो वो एक चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओवरऑल आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छे। विक्रम सर कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो आपका, आपने ऑलरेडी बहुत स्कोर करा हुआ है डेंटल पार्ट में, है ना। रिटन में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। सो बहुत इशू नहीं करेगा डेंटल का। बट स्टिल जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं ना, वो एक बार आप जरूर देख लेना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा था कि मतलब बेसिक क्वेश्चन जो है ना उसमें गड़बड़ मत करना, है ना। जैसे ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एचआईवी है, तो जो है ना स्टार्ट में आप जो स्ट्रॉन्ग, वो टेबल एक होता है तो स्ट्रांगली एसोसिएटेड में कापोसी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, बर्किट्स लिम्फोमा, वो आप फटाफट बता दो तो उनको पता होता है कि आप बेसिक्स जानते हो, है ना। तो वो चीजें है ना। तो डेंटल में थोड़ा ब्रशअप कर लेना आप। बाकी जैसे मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस पूछा था, तो उसमें बेसिकली एक क्वेश्चन आप ये पूछते हो कि जब दर्द होता है, कुछ खाते हो तो दर्द होता है, ठंडा गर्म जो भी, क्या वो जब वो खाना हटता है, मतलब स्टिमुलाई जब हटता है तो वो दर्द जाता है कि नहीं। अगर वो कहता है कि रह जाता है, दैट मीन्स कि वो इरिवर्सिबल है ना। lingering pain is the main यस, ओके। बाकी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काउंट भी याद कर लेना, जैसे कि पीएचसी कितने हैं, सीएचसी टू बी प्रिसाइज 332 है ना। और 6 स्पेशलिस्ट होने चाहिए आपके सीएचसी पे, 6। ओके, specialist. जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, पेडियाट्रिक, एनेस्थीसिया एंड डेंटल। ओके, Okay, sir. ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जो स्टेप बैक, राउंड डाउन एंड रिवर्स्ड बैलेंस्ड फोर्स टेक्निक, है Balance ना। post technique. Yes, sir. Yes, है ना। और एक चीज ये थी कि एमॉक्स का सब्स्टिट्यूट क्या है ना। एमॉक्स का सब्स्टिट्यूट क्लिंडामाइसिन है, क्योंकि आप जो सीप्रो बता रहे हो ना, सीप्रो इज गुड फॉर पेरिडोंटल इन्फेक्शंस। ओके, Yes. है ना। बाकी आप सिफेलोस्पोरिन में नहीं जाते हो, क्योंकि अगर पेशेंट को एमॉक्स से एलर्जी है तो देयर आर चांसेस कि क्रॉस रिएक्टिविटी टू सिफेलोस्पोरिन होता है, तो आप सिफेलोस्पोरिन भी अवॉइड करते हो।
तो आप क्लिंडामाइसिन की तरफ जाते हो। ओके, जो चीजें आस्था हैं। जी हाँ, आस्था जी देखिए, मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी एक जगह, और बहुत जगह मैंने आपको तोड़ा भी है। एक जगह मैंने जैसे डेंगू का बैक्टीरिया पूछा, तो आप एकदम कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा है ना। तो अगर आपको पता है कि सर ये वायरस है, तो आप बोल देते, है ना। तो अगर कहीं आप श्योर हैं, तो आप उसको मतलब कोशिश ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर आंसर करिए। अगर तुरंत आंसर करने जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आंसर नहीं आता। ठीक है। हाँ नितिन सर। देखिए डॉक्टर आस्था, आपका सिलेक्शन तो एकदम शॉर्ट है। आप डे वन से ही हमारे साथ अटैच रहे हो, जैसे कि आपकी रैंक्स नहीं है उसी टाइप का आपका रिजल्ट भी आया है, तो सिलेक्शन तो आपका शॉर्ट है। बट द थिंग इज कि थोड़ा सा फिर भी इंटरव्यू को बेस्ट से बेस्ट दें तो अच्छा रहेगा, और उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा देखिए कि मैंने आपसे पूछा था एनडीसी के बारे में। एनडीसी लाइक कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है पूरी डेंटल बैकग्राउंड उसमें, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना कि। और सर ने आपसे पूछा था, अंकित सर ने, कि एमएलसी के बारे में कि कौन सी धाराएं यहाँ पे लग सकती हैं। यही क्वेश्चन अभी लेबर डिपार्टमेंट में डेंटल सर्जन के रिक्रूटमेंट में पूछे गए सवाल थे। ठीक है, तो ये देख लेना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और आरसीटी भी अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया है, तो ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है डेंटल फील्ड में, इसके बारे में आप पढ़ लेना। और सर ने आपको समझा रखा था कि 87/13 रूल, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके ही रिक्रूटमेंट में भी ये रूल अप्लाई हुआ है, और इससे ओबीसी वर्ग भी पीड़ित हुआ है और यूआर भी हुआ है, तो ये बात आपको पता होना ही चाहिए। बाद बाकी आपका सिलेक्शन तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट है। बस ये सब आप जो कि आप थोड़ी सी स्माइल रखते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ट्राई टू एंगेज पैनल जैसे। बाद बाकी कोई वो इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट। ठीक है आस्था जी, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, रिलैक्स रहिए। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, मतलब थोड़ा ब्रशअप करते रहिए, दैट्स इट, बस रिलैक्स होके जाइए। सर एक एंग्जाइटी चीज कंट्रोल मैं रखिए बस। सर एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जैसे सिलेक्शन तो आपका शॉर्ट है, बट जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना, आपकी रैंक शिफ्ट करती है। वो अगर आप टॉपर हो और आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आपका रैंक हो सकता है 10-15 आपका नीचे हो जाए, और ऊपर नीचे वालों का ऊपर है, तो वो फिर फाइनली जो है ना, चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी पोस्टिंग में। और क्या होता है कि कई बार रैंक वाइज वो थोड़े थोड़े बैचेस में पोस्टिंग देते हैं, है ना। तो उसमें फिर बाद में आपकी सर्विस में सीनियरिटी लिस्ट बनती है ना। तो वहाँ पे भी आप जो है, जो जिनकी पोस्टिंग पहले हो चुकी रहती है, रैंक वाइज कई बार ऐसा होता है, मतलब बैड लक हो सकता है। तो अगर आप टॉप में रहोगे, तो ये रहेगा, आपकी पोस्टिंग पहले लग जाएगी, चॉइस की पोस्टिंग लग जाएगी, तो आपकी सीनियरिटी मेंटेन रहेगी, तो उसका फ्यूचर में आपको फायदा मिलता है। इसलिए आप इंटरव्यू को काफी सीरियसली लीजिए। हाँ विक्रम सर, शील भी ऑन द टॉप, तो पता ही है, शील टॉप द लिस्ट। आस्था जी बिल्कुल रिलैक्स रहिए, यू आर डूइंग वेरी गुड। बस करंट अफेयर्स और जो सर लोगों ने बताया उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कोई भी दिक्कत हो, वी आर हियर टू हेल्प। आप हमें कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गुड लक। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? हाँ पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे भागीरथपुरा वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा बोला गया है कि मतलब जितना भी पूछा मैंने पढ़ा उस पर, तो ऐसा बोला गया है कि वी कैन नॉट एलिगेट द बॉडी, या हम Yeah, इंटरव्यू में किसी को एलिगेट नहीं कर सकते। it's not about the allegation, it's about the responsibility. आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय कर सकते हो ना, कि ये पर्टिकुलर जो नगर निगम है, उनका जो जल विभाग है, उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो जो है वो चेक करें, खासतौर पे तब जब उसकी शिकायतें बार बार करी गई हो कि पानी खराब आ रहा है, और उन शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, तो शिकायतें जो है वो करी, और इसी कारण से उसको फिर आप एग्जाम्पल दोगी ना कि इसी वजह से जो है वो बहुत सारे अधिकारियों को हटाया भी गया, तो दे जी ऑल्सो जी एक्सेप्ट द फेलियर्स. ओके सर। So because somebody said कि you cannot allegate the body or the इट्स government इट्स in इट्स नॉट relation अबाउट द to एलिगेशन, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप एलिगेशंस थोड़ी लगा रहे हो, आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हो. बोलने का तरीका है ना, आप ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि उनको गोली मार दें, ये कर दें। आप तो बस बता रहे हैं कि सर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंप्लेंट्स आई थी, उन्होंने एक्शन नहीं दिया, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। जी। सर दूसरा प्रश्न सर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से पूछा था, जो सर जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि इस ओशन से इस ओशन, तो एक क्वेश्चन याद है और एक भूल गई मैं, नहीं तो कोई मैंने बात नहीं, आपसे अगर आपको पर्शियन याद है, कैस्पियन याद है, जो भी याद है बोल दीजिए, जो याद है कि सर मुझे एक याद आ रहा है, दैट्स इट। ओके तो सर। उनको ये और लगता है कि हाँ चलो इस बच्चे को थोड़ा बहुत पता है ना, ये इतना अच्छा उनको लगता है। ठीक है सर। और सर सर ने मुझसे एनडीसी के बारे में पूछा था जो है, तो सर उस पर मैं और स्टडी करूंगी, क्योंकि न्यूज आई तो मैंने न्यूज को ओवरव्यू कर दिया था, व्हिच वाज माय मिस्टेक, तो मैं
सिर्फ उसका ना हम आपको एक वीडियो नहीं भेज बस देंगे, ठीक है? आप उसको देख लेना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग एनडीसी। अंकित सर ने बना रखी है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके थैंक यू आस्था सो जी, गुड लक। गुड लक। विश थैंक यू यू ऑल सो द बेस्ट मच टू ऑल डॉक्टर आस्था। गुड लक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर